Hello students, welcome back to your favorite channel once again. So in the previous video we have started with the new topic heights and distances, ठीक है, and we are going to continue with it. But जो लोग heights and distance पहली बार देख रहे हैं तो it would be better कि आप पहले का introduction video देख लें, because in that we have discussed the basic terms which are going to be very helpful in the upcoming questions. Okay, so those who have not watched it, it's better to watch that introduction video and then go ahead with the further questions. Okay, so now let's begin today's class with this question which is on the screen. So what do we see? So find the height of a tree when it is found that on walking away from it 20 meters in a horizontal line to its base, the elevation of its top changes from 60 degrees to 30 degrees. So as we have discussed before कि इस टॉपिक में क्या है कि अगर आपका फिगर प्रॉपर ड्रॉ हुआ है, इफ़ यू हैव ड्रॉन योर फिगर प्रॉपरली, तो फिर ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, फिगर को ड्रॉ करना. सो क्या लिखा है, फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री व्हेन इट इज़ फाउंड एट ऑन वॉकिंग अवे फ्रॉम इट, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे टुवर्ड्स इट. ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, अवे है या फिर टुवर्ड्स है. In a horizontal line to its base, the elevation of its top changes from 60 to 30 degree. So let's draw the figure. तो मैं काम करता हूँ, सॉल्यूशन. ठीक है, तो लेट्स सी. सबसे पहले मैं एक ट्री ड्रॉ करता हूँ. लेट्स से दिस इज द ट्री. ये ग्राउंड हो गया और ये मान लो कि ट्री है जो कि स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. लेट्स से दिस इज माई ट्री. ठीक है, अब क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट्स से कि देयर इज एन ऑब्जर्वर. एज आई हैव सेड, ऑब्जर्वर को हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है. तो मान लो ये ऑब्जर्वर है जो कि सी पॉइंट पे है. ठीक है, और पेड़ को मैं लेट्स से ए और बी से लेवल करता हूँ. एंड ऑब्वियसली बात है, ये दिस ट्री इज़ गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. ठीक है, ओके. सो it is found that on walking away from it 20 meters in a horizontal line, यानी कि there was an observer जो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे खड़ा था पहले फ्रॉम द ट्री. ठीक है, नाउ दिस ऑब्जर्वर इज गोइंग अवे फ्रॉम द ट्री. कितना अवे, पेड़ से दूर कहीं जा रहा है. कितना दूर, ऑन वॉकिंग 20 मीटर्स अवे फ्रॉम इट. सो लेट्स से कि ये पॉइंट हो गया डी. ठीक है, मतलब क्या है कि ऑब्जर्वर जो है वो सी पॉइंट से डी पॉइंट पर आ गया, मतलब अवे फ्रॉम द ट्री. एंड दिस डिस्टेंस इज हाउ मच गिवन, 20 मीटर्स. सो ये 20 मीटर्स का डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है. ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, इट्स सीन दैट द एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्रीज टू 30 डिग्रीज. यानी कि इस पॉइंट से जब ऑब्जर्वर इस ट्री टॉप को देख रहा था तो कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन था. अब जब इस पॉइंट से ट्री टॉप को देखेगा तो कुछ डिफरेंट एंगल ऑफ एलिवेशंस होंगे. ठीक है, बट हमने पहले ही डिस्कस किया, व्हेन यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी कि लेट्स से कि आप किसी बिल्डिंग के दूर खड़े हो, कहीं बहुत दूर खड़े हो, तो उसको देखने के लिए आपको सर को हल्का सा ऊपर करना पड़ेगा, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता है. जैसे जैसे आप नज़दीक आओगे, जैसे जैसे नज़दीक आओगे, अगर आप किसी बिल्डिंग के बिल्कुल सामने खड़े हो और अगर कोई आपको आवाज़ देता है ऊपर से, तो आपको अपने सर को बहुत ही ऊपर करनी पड़ेगी. ठीक है, यानी कि आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होता है. तो ऑलवेज कीप इन माइंड, जब आप किसी चीज़ से नज़दीक रहते हो, लेट्स से कोई बिल्डिंग है, पेड़ है, तो एंगल ऑफ एलिवेशंस उसके टॉप को देखने के लिए ज़्यादा होता है, और जब आप किसी से दूर रहते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशंस कम होता है. तो ये ऑब्जर्वर जो है जब इस पॉइंट पे था, ठीक है, लेट्स से, तो क्या हो रहा था कि ये जब ट्री टॉप को देख रहा था तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ था. ठीक है, मतलब पहले ये इसकी नॉर्मल विजन है जो हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है. अगर ये पेड़ की तरफ ऐसे देखेगा नॉर्मली तो ये इसकी विजन होगी, लेकिन यही ऑब्जर्वर जब ये टॉप को देखेगा तो उसकी लाइन ऑफ साइट कुछ यूँ हो जाएगी, यानी कि उसकी लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगी, दिस बिकम्स द लाइन ऑफ साइट. ठीक है, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी पहले ऐसे देख रहा था और अब ऐसे देख रहा है इस डायरेक्शन में, तो कितने एंगल से एलिवेट हो गया, वो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है. ठीक है, अब जब ये ऑब्जर्वर दूर चला गया, ठीक है, एंड द सेम ऑब्जर्वर इज वॉचिंग अगेन द टॉप ऑफ द ट्री, जब यहाँ से टॉप ऑफ द ट्री को देखेगा तो दिस विल बी द लाइन ऑफ साइट. अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ, सो दिस विल बी द लाइन ऑफ साइट. नाउ ये ऑब्जर्वर, ध्यान रखना, तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट. ठीक है, तो अब ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन. आर यू ऑल गेटिंग?
एंड एज वी डिस्कस्ड, जब वो दूर रहेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का लेस होगा, एंड व्हेन ही इज़ क्लोजर देन एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी मोर। यानी कि पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज था और अब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्रीज हो गया। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, सो दिस इज द फिगर। अगर आपको फिगर ड्रॉ करना आ गया तो फिर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो क्या बोलता है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये क्या है, हाइट ऑफ द ट्री है। इसको मैं लेट से एच से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, एच। व्हेन इट इज़ फाउंड दैट ऑन वॉकिंग अवे फ्रॉम इट द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप चेंजेस फ्रॉम 60 to 30। सो दिस इज द कंप्लीट फिगर। ठीक है, सो अब मुझे इसमें ढूंढना क्या है, हाइट ऑफ द ट्री। तो मैं काम करता हूँ, ये बी सी को मैं बी सी भी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ईजी करने के लिए मैं इसको एक्स एज्यूम कर लेता हूँ। लेट्स से दिस इज एक्स। ठीक है, लेट्स से दिस इज एक्स। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करनी है तो आई कैन सी दैट देयर आर टू राइट ट्राइंगल्स विच आर गेटिंग फॉर्म। ठीक है, एक है ए बी सी और दूसरा है ए बी डी। सो वी ऑलवेज हैव टू लुक फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, जो भी ट्राइंगल्स आप ले रहे हैं उसको पहले स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है। इन ट्राइंगल ए बी सी क्या दिख रहा है मुझे, ये एंगल है। ठीक है, 60 डिग्रीज, और इसके अपोजिट में ये साइड है और इसके एडजेसेंट में ये साइड है। अपोजिट में ये है और एडजेसेंट में ये है। सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल कौन सा रेशियो में लगा सकता हूँ, 10 लगा सकता हूँ, ऑब्वियसली बात है। सो आई विल राइट tan of 60 degrees is equal to, this is opposite and this is adjacent, so h upon x. Is this clear to everybody? Therefore tan 60 का वैल्यू सबको पता होना चाहिए, √3 is equal to h upon x. ठीक है, और आई कैन से दैट क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो h इज इक्वल टू √3x. ठीक है, ये हमें एक पहला रिलेशन मिल गया h और x के बीच में। ओके, अब देखो, अब मैं आ रहा हूँ दूसरे ट्राइंगल में, विच इज़ ट्राइंगल ए बी डी। फिलहाल के लिए बीच वाला लाइन को भूल जाओ, ये ट्राइंगल है आपका ए बी डी। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड। तो अब मैं दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूँ, इन ट्राइंगल ए बी डी। तो इन ट्राइंगल ए बी डी क्या देख रहा हूँ मैं, आई कैन सी डैट। अभी देखो फिर कौन सा रेशियो हम लगा सकते हैं। ठीक है, सो इन ट्राइंगल ए बी डी देखो ये एंगल दिया हुआ है। ठीक है, और इस एंगल के ऑपोजिट में ये साइड है ए बी, और इस एंगल का एडजेसेंट साइड ये पूरा बी से डी तक है। कीप इन माइंड ए बी एंड बी डी। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड में मैं रिलेशन फिर से लगा सकता हूँ। ठीक है, कौन सा रिलेशन, tan का, राइट। सो कैन आई स्टार्ट tan ऑफ 30 डिग्रीज, tan ऑफ 30 लगा रहा हूँ, 30 दिया हुआ है। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, लेकिन ध्यान रखना ये पूरा एडजेसेंट साइड जो है अब कितना हो गया है, यहाँ से यहाँ तक ये हमने x लिया और ये 20 लिया है। सो दिस इज़ x प्लस 20। ठीक है, सो tan 30 क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी दिस इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 20। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। अगेन स्टैंडर्ड एंगल्स का वैल्यू पता होना चाहिए आपको। सो tan 30 क्या होता है, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 20। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, तो अब इसको हम अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो होगा √3h इज इक्वल टू x प्लस 20 हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे हमें h का वैल्यू मिला हुआ है, h इज इक्वल टू √3h। तो क्यों नहीं मैं इसमें भी h को सब्जेक्ट बना दूँ। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज, मैं h को सब्जेक्ट बनाता हूँ। देयरफॉर h इज इक्वल टू x प्लस 20 अपॉन √3। इज दिस क्लियर। तो ये हमें दूसरा रिलेशन मिल गया। ठीक है, अब देखो ये भी h की वैल्यू है, ये भी h की वैल्यू है। देखो दिस इज द वैल्यू ऑफ h, और यहाँ भी हमें एक h का वैल्यू मिला हुआ है √3h। तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे, दिस इज ऑल्सो h एंड दिस इज ऑल्सो h। सो मैं दोनों को इक्वल कर देता हूँ। ठीक है, तो एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करता हूँ मैं बीच में। देयरफॉर h दैट इज √3 ऑफ x इज इक्वल टू दिस इज ऑल्सो h, मतलब x प्लस 20 अपॉन √3। ओके, अब इसको फर्दर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √3 इंटू √3 हो गया 3x। ठीक है, और इज इक्वल टू x प्लस
20 हो गया, और 3x माइनस एक्स क्या होता है 2x, ये इधर आएगा तो माइनस हो गया, इज़ इक्वल टू 20, और देयरफॉर x इज़ इक्वल टू 20/2, ठीक है, और x इज़ इक्वल टू 10, तो ये 10 मिला हमें x, ठीक है, तो हमें x की वैल्यू मिल गई जो कि BC है, ठीक है, बट हमें x नहीं ढूंढना है, हमें ढूंढना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें h ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h विच इज़ द हाइट ऑफ द ट्री। तो हमें ऑलरेडी रिलेशन मिला हुआ है, सी h इज इक्वल टू √3x, सो हम डायरेक्ट h इज इक्वल टू √3x यानी x भी हमें मिल चुका है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पे, इसमें क्या प्रॉब्लम है। देयरफॉर h इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स, सबको √3 का वैल्यू पता होना चाहिए, 1.732 इंटू 10, सो दिस विल गिव मी हाउ मच 17.32 meters। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। सो मुझे क्या मिला, तो मुझे हाइट, जो हाइट ऑफ द ट्री मिली, दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री, दिस आई गॉट इट एज 17.32 meters। इज इट क्लियर। देयरफॉर मैं यहाँ नीचे लूँगा, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री is equal to 17.32 meters, and this completes the question. I hope this is clear to everybody. Okay, now can we go to the next question? Okay students, so this is the next question. Questions को जो है ना ज़रा ध्यान से पढ़ लिया करना, ठीक है। 2 pillars of, please don't avoid it, 2 pillars of equal heights, ठीक है, ये equal को avoid नहीं करनी है। Stand on either side of a roadway which is 150 meters wide. So एक roadway है which is 150 meters wide. At a point in a roadway between the pillars, the elevations of the tops of the pillars are 60 and 30 degrees. So find the height of the pillars and the position of the object. Okay. तो सबसे पहले मैं इसका एक corresponding figure बनाता हूँ. Okay. तो एक काम करता हूँ, मैं इसको roadway assume कर लेता हूँ, ठीक है, मतलब let's say कि A and B, दिस ए बी रिप्रेजेंट्स द विड्थ ऑफ द रोडवे। ऐसा रोड है, थोड़ा सा इजी इफेक्ट डालने के लिए मैं थोड़ा ऐसे दिखा रहा हूँ आपको डॉटेड लाइंस में कि मान लो ये रोड है, ऐसे कंटिन्यूस मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, ये रोडवे है, ठीक है, तो ये जो है ये विड्थ ऑफ द रोड हो गई, दिस इज द विड्थ ऑफ द रोड, दिस इज गिवन टू मी एज 150 मीटर्स, ठीक है, विड्थ ऑफ द रोड मुझे 150 मीटर्स दिया, और 2 pillars of equal height stand on either side of the roadway, यानी कि रोड के इस साइड में एक पिलर है और रोड के इस साइड में एक पिलर है, ठीक है, तो पिलर को मैं ऐसे इस लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये मान लो एक पिलर हो गया, ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द पिलर, एंड लेट्स से दिस इज द सेकंड पिलर, ये मैंने दूसरी पिलर बना दी, ठीक है, दोनों का अप्रॉक्सीमेटली सेम ही हाइट रखना है, ठीक है, तो पिलर है तो ऑब्वियस सी बात ये रोड के परपेंडिकुलर खड़ा होगा, ये पिलर है तो रोड के परपेंडिकुलर खड़ा होगा, ठीक है, तो ये मान लो हो गया C एंड दिस इज माय पॉइंट D। सो दीज आर द 2 पिलर्स विच आर स्टैंडिंग ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोडवे विच इज़ 150 मीटर्स वाइड, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, एट अ पॉइंट इन द रोडवे बिटवीन द पिलर्स, बिटवीन द पिलर्स देर इज़ अ पॉइंट, मान लो P, मान लो ये पॉइंट P है, इसको मैंने पॉइंट P से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, और ये तो 150 जो मैंने दिखाया ये रोडवे की डिस्टेंस है ऐसे, ठीक है। अब ये एक पॉइंट P है, ठीक है, बिटवीन द पिलर्स। अब बिटवीन द पिलर्स का मतलब ये नहीं होता है कि एकदम एग्जैक्टली मिड में कहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दिया, बिटवीन द पिलर्स, तो बीच में कहीं भी मैंने एक पॉइंट P ले लिया, डोंट टेक द मिड पॉइंट, ओके, जब क्योंकि ऐसा कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। द एलिवेशंस ऑफ द टॉप्स ऑफ द पिलर्स आर 60 एंड 30 डिग्रीज, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मान लो कि पॉइंट P पे कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर जब इस पिलर की तरफ देखेगा, तो हमने जैसा कि लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस किया कि इसकी नॉर्मल विजन जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, राइट, ऐसे अगर ये पिलर को देगा तो ये हॉरिजॉन्टल विजन जो होगी इसकी नॉर्मल होगी, लेकिन अगर यही इंसान अगर ये टॉप को देखना चाहेगा, बिकॉज एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप्स, ठीक है, तो इस पिलर के अगर टॉप को देखेगा तो ये हो जाएगी इसकी एंगल ऑफ ये हो जाएगी इसकी लाइन ऑफ साइट, ठीक है, यानी कि इस लाइन के अलॉन्ग ये टॉप को देख पाएगा, तो इस लाइन यानी इस साइट के रेस्पेक्ट में इतने एंगल से एलिवेट हो गया, ठीक है, ये समझने में ईजी होगा, अगर आप पहले के वीडियो से एक बार देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है।
उसके बाद यही ऑब्जर्वर अगर इस पिलर को देखता है तो ये लाइन के अलॉन्ग ये हॉरिजॉन्टल विजन रहेगी उसकी, ठीक है। लेकिन अगर ये इसके टॉप को देखना चाहेगा, बिकॉज अगेन इस पिलर का भी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज गिवन, ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ से इसके अलॉन्ग कहीं ना कहीं उसकी लाइन ऑफ साइट होगी, ठीक है। तो उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, सो दिस इज द लाइन ऑफ साइट, ओके। तो इस लाइन के रेस्पेक्ट में नाउ दिस इज द लाइन ऑफ साइट, तो कितने एंगल से एलिवेट हो गया, मतलब दिस बिकम्स द एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर दिस पिलर, आर यू गेटिंग। तो ये दो एंगल्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है, ये दो एंगल्स हमें दिए हुए हैं कि अगर टॉप्स को देखता है इस पिलर के और इस पिलर के, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आर 60 एंड 30, बट द पॉइंट इज कौन 60 होगा और कौन 30 होगा, आर यू गेटिंग। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर आप किसी, जैसे ये पिलर क्या है, इस पॉइंट से ज़्यादा दूर है कंपेयर टू दिस पिलर, इस पॉइंट से नज़दीक है, ठीक है। सो अगर आप क्लोज़र रहते हो तो आपकी एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होती है, और अगर आप दूर रहते हो तो आपकी एंगल ऑफ एलिवेशन कम रहती है, आर यू गेटिंग। सो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्रीज हो जाएगी और इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज हो जाएगी, बिकॉज दिस पिलर इज क्लोजर। एंड ऑल्सो कीप इन माइंड बोथ द पिलर्स आर ऑफ इक्वल हाइट्स। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब आगे कैसे प्रोसीड करें, तो फिगर तो लगभग कंप्लीट हो गया। इट्स गिवन दैट, मतलब आई कैन राइट हियर दैट AC इज इक्वल टू DB। ये एक कंडीशन हमारे पास अवेलेबल है बिकॉज द पिलर्स आर ऑफ इक्वल हाइट। सो कैन वी गो एंड प्रोसीड अहेड, ओके। तो लेट्स सी कैसे इसको डील करें। सो सी, पहले मैं एक काम करता हूँ, ये AP और PB को मैं इंडिविजुअली अलग अलग मेजरमेंट दे देता हूँ। तो ये मान लो AP को मैंने ले लिया X, A से P तक ले लिया मैंने X, और ये टोटल डिस्टेंस मुझे पता है 150, यहाँ से यहाँ तक A से B तक है 150। तो ऑब्वियस सी बात है कि P से B तक भी मुझे मिल जाएगा। अगर ये X है तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई, ये 150 माइनस X हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। तो हमें AP मिल गया X और PB मिल गया 150 माइनस X। नाउ लेट्स गो अहेड। तो पहले मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ विच इज़ APC, ठीक है। तो इन ट्रायंगल APC, इन ट्रायंगल APC मुझे क्या दिखेगा कि ये जो एंगल है 60 डिग्रीज है, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसको भी थोड़ा इजी करने के लिए हम दोनों पिलर्स की हाइट को h ले लेते हैं, इसको भी h ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि AC इज इक्वल टू DB है ना, तो हमने इसको h ले लिया तो ये भी h हो जाएगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल APC मैं tan 60 लगा सकता हूँ, ऑपोजिट और एडजेसेंट इन दोनों का रेशियो, ऑपोजिट एडजेसेंट मतलब परपेंडिकुलर और बेस। तो मैं एक काम करता हूँ, tan ऑफ 60 डिग्रीज लगा देता हूँ, ठीक है। सो tan ऑफ 60 जब आप लगाएंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू h अपॉन x, ठीक है, h अपॉन x होगा ना। सो tan 60 पता होना चाहिए सबको क्या होता है, tan 60 इज √3, ठीक है। तो tan 60 आप लगा लो, tan 60 विल गिव मी √3 एंड दैट इज इक्वल टू h अपॉन x, ठीक है। और आई कैन से दैट h इज इक्वल टू √3 इंटू x। तो एक और हमें रिलेशन मिला h और x के बीच में। होपफुली यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब देखो ये ट्रायंगल का तो काम हो गया, अब हम जरा इस ट्रायंगल को भी डील कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक यहाँ बीच में लाइन देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्पेसिफाई जरूर करना आप लोग, इन ट्रायंगल PDB, ठीक है। तो अब इन ट्रायंगल PDB मैं फिर से, ये एंगल पता है मुझे, अपोजिट और एडजेसेंट का कुछ रिलेशन लगा सकता हूँ मैं, ठीक है, लगा सकते हैं ना भाई। तो अपोजिट और एडजेसेंट का रिलेशन लगाइए। सो tan फिर से लगा दीजिए। सो tan ऑफ 30 डिग्रीज, tan ध्यान रखना कौन सा लगाना है, अपोजिट और एडजेसेंट के बीच में कर रहे हैं, यानी परपेंडिकुलर और बेस, इसलिए मैं tan लगा रहा हूँ। सो tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट हो गया h और एडजेसेंट कितना है 150 माइनस x, ठीक है। और tan 30 का वैल्यू सबको पता है 1 अपॉन √3। सो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 150 माइनस x, ठीक है।
सो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ और h को फिर से सब्जेक्ट बना दूँ, देखो हमें h की एक वैल्यू मिली हुई है, ठीक है, तो h की एक और वैल्यू क्या हो जाएगी, √3h इज इक्वल टू 150 माइनस एक्स, ठीक है। तो मैं फिर से h को सब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है, h को फिर से एक बार मैं सब्जेक्ट बना लेता हूँ। देयरफॉर h विल बी इक्वल टू दिस थिंग दैट इज 150 माइनस x, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय √3, है ना, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय √3, 150 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय √3, ये मुझे h का दूसरा एक रिलेशन मिला। तो अब अगर ध्यान से देखो, दिस इज ऑल्सो h एंड दिस इज ऑल्सो h, ओवरऑल 150 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √3। तो क्या मैं इन दोनों को इक्वल नहीं कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता? तो फिर से एक लाइन ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे बीच में सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो अब मैं लिख दूंगा ये √3x जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है, √3x जो है वो इसके इक्वल है, तो इससे मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो कर लो भाई। सो आई विल से दैट √3x इज इक्वल टू 150 माइनस 3 अपॉन √3, राइट। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो √3 इंटू √3, सो 3x इज इक्वल टू 150 माइनस 3, ठीक है। और कुछ तो गड़बड़ हुआ, 150 माइनस एक्स है यार, दिस इज़ नॉट 3, दिस इज़ x, क्या मैं भी बेवकूफ़ों की तरह, ये 150 माइनस एक्स है ना, तो मैंने गलती से -3 लिख दिया था, ठीक है, कोई बात नहीं। सो दिस इज़ अगेन 150 माइनस एक्स, ठीक है। सो ये इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x, 3x प्लस एक्स, दिस विल बिकम 4x इज इक्वल टू 150, देयरफॉर x इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 30। तो x मुझे मिला 37.5, ठीक है। तो ये 30x क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो x इज़ द पोजीशन ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वन पिलर, ठीक है। x ये जो हमने लिया x क्या है, पोजीशन ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वन ऑफ द पिलर, ठीक है। तो अगर मैं 150 में से माइनस कर दूं x को तो मुझे ये मिल जाएगा, ये 150 माइनस x, ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो दिस विल गिव मी द पोजीशन ऑफ पॉइंट P फ्रॉम अनदर पिलर, ठीक है। सो दैट डिपेंड्स, आप कोई भी एक के रिलेशन में लिख दो, ठीक है। मैंने तो खाली इसके ऊपर लिख दिया, तो आप चाहो तो 150 माइनस एक्स करके भी लिख देना। तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर द पोजीशन, ओके, तो मैं बोल सकता हूँ द पोजीशन ऑफ point P, the position of point from the pillar is equal to 37.5 मीटर्स, ठीक है। यूनिट आप चाहो तो यहाँ पे लिख देना मीटर्स, ठीक है। सो ये तो हमें मिल गया था पोजीशन ऑफ द पॉइंट, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया था फाइंड द हाइट ऑल्सो। सी क्वेश्चन में था find the height and the position, see find the height of the pillar and the position of the point। तो अभी हाइट निकालना बाकी है, ठीक है। पोजीशन तो मिल गया, हाइट हमने ये लिया है, हाइट h, तो h का रिलेशन ऑलरेडी हमें मिला हुआ है x के टर्म्स में। अगर हमें x पता है तो हमें h भी मिल जाएगा, ठीक है। h क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये h है, दिस इज h इज √3x विच इज़ द हाइट। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर द हाइट ऑफ द पिलर, देयरफॉर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं therefore height of pillar या pillars लिख दो, ठीक है, is equal to √3x, राइट। मतलब वो क्या है, h है ना, हाइट ऑफ द पिलर h में मिला, h इज इक्वल टू √3x, सो दैट विल गिव मी 1.732 इंटू एक्स कितना मिला हमें, 37.5 इंटू 37.5, ठीक है। सो दिस विल गिव मी हाउ मच, 164.95 मीटर्स। इज दिस क्लियर? सो हमें हाइट ऑफ द पिलर भी मिल गया 64.95 मीटर्स, ओके। सो दीज आर द टू थिंग्स, पोजीशन
एंड हाइट, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्रीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लो ये मेरा ग्राउंड है, लेट्स से दिस इज द ग्राउंड, ठीक है, और देयर इज अ टावर। तो मैं टावर को इस साइड में बना देता हूँ। लेट्स से कि ये टावर है, लेट्स से दिस इज द टावर, ठीक है, ये मैंने टावर बना दिया, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्रीज। अब मान लो कोई एक पॉइंट है यहाँ पे P, ठीक है, और ये AB जो है इसको मैंने टावर को रिप्रेजेंट किया AB से। इज इट क्लियर? एंड दिस इज द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। सो फ्रॉम अ पॉइंट P इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्रीज है, ठीक है। ये इसका हॉरिजॉन्टल विजन है। मैं बार बार डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो ये इसका हॉरिजॉन्टल विजन है। इस पॉइंट को देखने के लिए ये जो है लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, एंड ऑब्जर्वर इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन हो गई 60 डिग्रीज। अब क्या क्वेश्चन बोलता है, एट अ पॉइंट विच इज़ 30 मीटर्स वर्टिकली अबव द फर्स्ट पॉइंट। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। तो देर इज़ अनदर पॉइंट विच इज़ 30 मीटर्स वर्टिकली अबव द फर्स्ट पॉइंट। तो मान लो ये दूसरा पॉइंट है जो कि फर्स्ट पॉइंट के 30 मीटर्स वर्टिकली अबव है, यानी कि ये मान लो पॉइंट Q हो गया। अब ये अनदर पॉइंट है Q, ठीक है, विच इज़ 30 मीटर्स, यहाँ पे आप लिख दो 30 मीटर्स। दिस इज 30 मीटर्स वर्टिकली अबव द फर्स्ट पॉइंट। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, इसके वर्टिकली अबव है, ठीक है। अब वहाँ से क्या होता है, द एलिवेशन इज फाउंड टू बी 45 डिग्रीज, यानी कि अब अगर ऑब्जर्वर यहाँ से इस पॉइंट पे आ गया तो इसके टॉप का जो एलिवेशन है वो 45 डिग्रीज हो गया। आर यू गेटिंग? मान लो ये ऑब्जर्वर है, तो ये इसकी नॉर्मल विजन जो है ऐसे हॉरिजॉन्टल विजन होगी, ये अगर टावर की तरफ देख रहा है तो, राइट। लेकिन स्टार के टॉप को देखने के लिए फ्रॉम दिस पॉइंट ये जो है वो लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, दिस विल बिकम द लाइन ऑफ साइट। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस हॉरिजॉन्टल विजन इतने एंगल से एलिवेट हो गया, राइट। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप का वो कितना दिया हुआ है, 45 डिग्रीज। आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ। तो नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब हाइट ऑफ द टावर क्या है भाई, A से लेकर B तक, A से लेकर B तक, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। सो इनडायरेक्टली वी हैव टू फाइंड व्हाट इज AB एंड ऑल्सो इट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी टावर की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन से, यानी कि P से B तक क्या है, PB इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। या तो इस पॉइंट से बोलो या तो इस पॉइंट से बोलो, बिकॉज अगर ध्यान से देखो तो क्या है, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, राइट। तो ये जितनी लेंथ होगी PB, Q या ये मैंने R से डिनोट कर दिया, तो QR की भी लेंथ उतनी ही होगी। सो PB या फिर QR इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द कैलकुलेशन। अगेन अगर ध्यान से देखो, ये अगर 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो ये मैंने ले लिया 30, यहाँ से यहाँ तक मैं 30 ले सकता हूँ, राइट। अब हाइट ऑफ द टावर का मतलब क्या है भाई, हाइट ऑफ द टावर का मतलब है AB विच इज़ 30 प्लस AR को मैं काम करता हूँ H एज्यूम कर देता हूँ, ठीक है। AR को जो है मैं H एज्यूम कर लेता हूँ, लेट AR बी H। AR को मैंने H एज्यूम कर लिया, इज इट क्लियर? तो अगर मुझे H मिल गया तो मैं H में 30 को ऐड कर दूंगा, सो दैट विल गिव मी द हाइट ऑफ द टावर। होपफुली फिगर इज क्लियर। सो ये हो गया कंप्लीट फिगर। अब हमें देखना है कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं ये ट्रायंगल लूँगा एक जो कि 90 डिग्रीज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ARQ इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो उसमें मैं अगर देखूँगा तो ये ऑपोजिट है और ये एडजेसेंट है, राइट, ये एडजेसेंट है। एक काम करता हूँ, मैं ये जो एडजेसेंट साइड है ना इसको X ले लेता हूँ फ़िलहाल, थोड़ा इजी करने के लिए। ये X ले लेता हूँ, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ये X ले लिया मैंने, ठीक है। QR जो है वो मैंने X ले लिया, ओके। तो मैं पहले ये ट्रायंगल कंसिडर करूँगा और उसके बाद फिर दूसरा मुझे राइट ट्रायंगल दिख रहा है ABP, उसको कंसिडर करूँगा, ठीक है। और ध्यान रहे कि ये अगर X है तो फिर ये भी X हो जाएगा,
तो x क्या है, x इज नथिंग बट इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेशंस. ओके, तो अब हम फिगर को यूज़ करते हैं और कैलकुलेशन पे जाना शुरू करते हैं. राइट, तो देखिए, तो सबसे पहले आप कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं उसको स्पेसिफाई कीजिए. तो इन ट्रायंगल कौन सा, ए आर क्यू, इन ट्रायंगल ए आर क्यू, प्लीज स्पेसिफाई द ट्रायंगल्स विच यू आर कंसिडरिंग. ठीक है, सो इन ट्रायंगल ए आर क्यू, देखो ये एंगल दिया है तो मैं ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट ये रिलेशन लगा रहा हूँ. ठीक है, सो tan थीटा लगाऊंगा मैं, यानी कि tan 45 डिग्रीज इज इक्वल टू ऑपोजिट क्या है भाई, h है, और एडजेसेंट क्या है, x है. राइट, सबको पता होना चाहिए कि tan 45 क्या होता है. तो tan 45 जो होता है 1 इज इक्वल टू h अपॉन x. देयरफॉर आई कैन से दैट h इज इक्वल टू x. ये हमें एक रिलेशन मिल गया, h इज इक्वल टू x. इज इट क्लियर? तो ये तो इस ट्राइंगल की कहानी ख़त्म हो गई. अब हम आते हैं दूसरे ट्राइंगल में. सो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ फिर से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ एंड वी विल कंटिन्यू टू दिस साइड. ठीक है, तो अब मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ, ए बी पी. सो इन ट्राइंगल ए बी पी व्हाट डू आई सी, आई सी दैट दिस इज एंगल 60 और इसके अपोजिट में ये साइड है विच इज़ ए बी और एडजेसेंट में ये साइड है विच इज़ पी बी. तो फिर से मैं tan लगाता हूँ. सो आई विल राइट tan 60 डिग्रीज इज इक्वल टू, लेकिन ध्यान दो ए बी क्या है, ए बी क्या है, ए बी इज एच, वी हैव टेकन प्लस 30. तो क्या मैं यहाँ पे एच प्लस 30 लिख दूँ डायरेक्ट, वेरी गुड, तो एच प्लस 30 लिख दिया. अपॉन एडजेसेंट क्या है भाई, एडजेसेंट है एक्स, सो मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया. होपफुली यहाँ तक क्लियर है. ठीक है, tan 60 का वैल्यू पता होना चाहिए, क्या होता है भाई, √3 एंड दैट इज इक्वल टू एच प्लस 30 अपॉन एक्स. इज दिस क्लियर? तो मैं अब देखो यहाँ पे h इज इक्वल टू एक्स मिला हुआ है मुझे, तो मैं चाहूँ तो इस इक्वेशन में h की जगह पे x अगर पुट कर दूँ तो इस पूरे इक्वेशन में मेरे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा, तो मुझे x की वैल्यू ईजिली मिल जाएगी. समझ में आ रहा है? तो मैं h इज इक्वल टू एक्स लिख देता हूँ, या तो फिर x इज इक्वल टू h लिख सकता हूँ, कुछ भी, किसी भी एक चीज़ को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इसमें. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पुटिंग h इज इक्वल टू x, मैं h इज इक्वल टू एक्स पुट करता हूँ, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, ये बनेगा √3 इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ h आई एम पुटिंग x. ठीक है, तो x प्लस 30 अपॉन x हो जाएगा. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हम और आगे बढ़ते हैं. देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 3x इज इक्वल टू x प्लस 30 हो जाएगा. राइट, अब आप क्या कर सकते हो कि ये √3x है तो x वाले टर्म को इस साइड करो, लेफ्ट में करो. तो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम दिस नाउ, हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अब. ठीक है, तो देखो अब टू बी कंटिन्यूड यहाँ से मैं कर रहा हूँ. ठीक है, ओके, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे लिख दिया, √3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 30. ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो कि या तो डायरेक्ट 1.732 √3 की वैल्यू पुट करके सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर बहुत लोग क्या करेंगे, x को सब्जेक्ट बनाकर, ठीक है, कॉमन लेकर, और फिर उसको रेशनलाइज करेंगे. ठीक है, सो आई थिंक इट वुड बी बेटर कि आप चलो नॉर्मल इसी तरीके से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, 1.732 x माइनस एक्स इज इक्वल टू 30. एनी प्रॉब्लम? सो क्या हो जाएगा, ये 1.732 में से अगर 1 माइनस हो गया तो क्या बचेगा, 0.732 बचेगा. सो 0.732 x इज इक्वल टू 30 हो जाएगा. देयरफॉर x विल बी हाउ मच, 30 डिवाइडेड बाय 0.732. ठीक है, इसको आप जब डिवाइड करेंगे रफ में, आप डिवाइड करके देखो x की वैल्यू कितनी मिलती है. मुझे मिला 40.98. राइट, 40.98. तो मुझे x की वैल्यू मिल गई 40.98. इज इट क्लियर? x की वैल्यू कितनी मिली, 40.98. और ये x क्या है, x क्या है भाई, x देखिए इधर फिगर में, x इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो हमें पहला पार्ट जो है वो मिल चुका है. देयरफॉर लिख, चलो स्टेटमेंट पे लिख दो. देयरफॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस
from point of observation is equal to how much? is equal to 40.98 मीटर्स. ठीक है, आप चाहो तो यहाँ भी यूनिट लिख दो, मीटर्स. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? अब देखो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या था. आई मीन एक्चुअली दिस वाज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, जो कि हमें पहले कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. कैन यू सी द फर्स्ट पार्ट वाज फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो हाइट तो हमें ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं सर. हाइट अगर देखो ध्यान से फिगर में, सो हाइट, टोटल हाइट ऑफ द टावर जो है वो है h + 30. यानी हमें कहीं ना कहीं h कैलकुलेट करना पड़ेगा, h + 30. हमने पहले एक रिलेशन निकाला है, देखो h = x, यानी कि जितना x है उतना ही जितना x है उतना ही h है. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देखो सिंस h = x, मैं लिख सकता हूँ सिंस h = x, मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी क्या है, हाइट ऑफ द टावर है. ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ए बी विच इज़ द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू h + 30. होपफुली सबको समझ में आ रहा है. हाइट ऑफ द टावर जो है वो है h + 30. h हमें मिल चुका है, तो ए बी हमें कितना मिलेगा, ए बी इज इक्वल टू h = x. सो इनडायरेक्टली मैं तो x की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं h की जगह पे. सो 40.98 + 30. ठीक है, सो ए बी कितना मिल जाएगा हमें, ए बी विल बी 40 + 98 + 30 विल गिव मी 70.98 मीटर्स. आ रही है बस हमें. सो आई कैन से दैट ए बी इज़ द हाइट ऑफ द टावर विच इज़ इक्वल टू 70.98. ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 70.98 मीटर्स. ठीक है, सो दिज आर द टू आंसर्स. ठीक है, 40.98 इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड 70.98 इज़ द हाइट ऑफ द टावर. तो होपफुली ये सबको समझ में आ गया होगा. तो क्या सीखा आपने इस क्वेश्चन में, डैट अगर आपको फिगर प्रॉपर ड्रॉ करना आता है देन यू कैन गो अहेड with the questions in a easy way. Okay, so in the same way let's go to the next question. Okay students, so the next question is the horizontal distance between two towers is 75 meters and the angular depression of the top of the first tower as seen from the top of the second tower, which is 160 meter high, is 45 meters. To find the height of the first tower. So इस क्वेश्चन में एक चीज़ तो क्लियर है दैट देयर आर टू टावर्स. ठीक है, और ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि दोनों टावर्स की हाइट इक्वल है या नहीं है. ठीक है, सो इफ़ इट्स नॉट स्पेसिफाइड, सो एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑल्सो वी कैन सी दैट द टावर्स आर ऑफ डिफरेंट हाइट्स. ठीक है, तो एक काम करें, पहले मैं एक यहाँ पे ग्राउंड बना देता हूँ. दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल सरफेस. ठीक है, और दोनों टावर्स की हाइट में यहाँ पे डिफरेंट लेता हूँ. ठीक है, तो एक टावर को मैं इस लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ. लेट्स से दिस इज़ माय फर्स्ट टावर. ठीक है, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए बी. ओके, और एक दूसरे टावर को मैं लेता हूँ जो कि स्मॉलर है उससे थोड़ा. ठीक है, इसको मैं सी डी ले लेता हूँ. सो लेट्स से दिस इज़ सी डी. ओके, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 75 मीटर्स. इन दोनों टावर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो मुझे दी हुई है, दैट इज़ 75 मीटर्स. ओके, सो फिगर ड्राइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले आप फिगर को बहुत अच्छे से बनाइए, देन ओनली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. ठीक है, एंड द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर विच इज़ 160 मीटर्स हाई. ठीक है, तो अब मैं एक टावर को ले लेता हूँ 160 मीटर्स हाई. देखो, अब सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि ऑब्जर्वर जो है वो इस टावर पे है या इस टावर पे है. देखो ध्यान से देखने वाली ये बात है, द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर इज़ 45 डिग्रीज. तो देखो, अगर ऑब्जर्वर इस टावर पे रहेगा सपोज फॉर एग्जांपल, तो इसके टॉप को अगर उसको देखनी है, लेट्स से कि ये इसका हॉरिजॉन्टल विजन है नॉर्मल,
ये इसका नॉर्मल हॉरिजॉन्टल विजन है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ऑब्जर्वर है और इस स्टार के टॉप को देखनी है तो एंगल उसकी लाइन ऑफ साइट कुछ यूँ हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिप्रेस नहीं हो रहा है, लाइन ऑफ साइट अगर ये ऐसे हो जाएगी तो एंगल एलिवेट हो रहा है। सो इससे एक चीज़ क्लियर हो गया कि ऑब्जर्वर जो है वो इस स्टार पे नहीं है बल्कि इस स्टार पे है, एंड दैट ऑब्जर्वर इज़ ऑन द टॉप ऑफ द स्टार। आर यू ऑल गेटिंग? ये चीज़ क्लियर हुआ कि ऑब्जर्वर कौन से टावर के ऊपर बैठा है। ओके तो अब आते हैं द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर। सो इतना डिसाइड हो गया कि ये सेकेंड टावर है और ये फर्स्ट टावर है, ठीक है। और सेकेंड टावर विच इज़ 160 मीटर्स हाई, यानी कि ये सेकेंड टावर की जो हाइट है वो मुझे दी हुई है 160 मीटर्स। दिस इज़ गिवन टू अस 160 मीटर्स, ठीक है। अब अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर है और इस टावर के टॉप को देखनी है, ठीक है, तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, अगर ये सपोज इस साइड देखेगा तो इसकी ये नॉर्मल विजन हो जाएगी। लेट्स से कि ये इसकी हॉरिजॉन्टल, थोड़ा सीधा नहीं बन पाया, मान लो अज्यूम करना कि सीधा स्ट्रेट लाइन है। लेट्स से कि ये इसकी नॉर्मल हॉरिजॉन्टल विजन थी, ठीक है। लेकिन अगर इस पॉइंट को देखनी है तो उसकी लाइन ऑफ साइट कुछ यूँ हो जाएगी, राइट। लाइन ऑफ साइट विल बी अलोंग दिस। तो मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ, ये हो गई लाइन ऑफ साइट, यानी कि दिस इज़ द लाइन ऑफ साइट। अगर ये यहाँ से ऑब्जर्वर देखेगा ये टॉप को तो इस लाइन के अलोंग देखेगा, तो उसके हॉरिजॉन्टल नॉर्मल विजन से इतने एंगल से डिप्रेस हो गया। आर यू गेटिंग दिस? एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे मार्क करनी है, तो कितने एंगल से डिप्रेस हो रहा है, इज़ 45 डिग्रीज, यानी कि ये एंगल जो हमें दिया है ये 45 डिग्रीज दिया हुआ है। होपफुली सबको क्लियर हो रहा है। ओके तो फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट स्टार। तो हमें इस स्टार की हाइट को फाइंड करनी है, तो उसको मैं h से डिनोट कर देता हूँ। लेट्स से द हाइट ऑफ सेकेंड फर्स्ट स्टार इज़ h, ठीक है। इज़ दिस फिगर क्लियर? चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लो। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 75 मीटर्स, दोनों टावर्स के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 75 है, एंड द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि ऑब्जर्वर कौन से टावर पे बैठा है, ठीक है, इस पे या फिर इस पे। ओके इज़ 45 डिग्रीज, सो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 45 डिग्रीज है। तो फाइंड हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। ओके सो नाउ लेट्स गो अहेड विद द क्वेश्चन। तो इसमें अगर देखो तो ये चीज़ मुझे ढूंढनी है। अब देखो बाय ज्योमेट्री ये क्या है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइंस हैं, और ये क्या है, उसका ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अरे भाई अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो ये जैसे कि हमने क्या पढ़ा है, लेट्स से दीज आर पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये क्या होता है, ट्रांसवर्सल होता है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। सो दीज टू आर ऑल्टरनेट एंगल, दे आर इक्वल। उसी तरीके से ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ये 45 है तो फिर ये भी 45 डिग्रीज हो जाएगा। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। ओके ये 45 है, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो और ये टोटल कितना दिया है, 160। और ज़रा समझो कि देखो ये अगर 75 है तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, तो फिर ये भी 75 हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 75, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 75 ही होने वाला है। अब तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। नहीं, ये ट्राइंगल अगर मैं देखूँ इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें मुझे ये एंगल पता है 45, और इसका एडजेसेंट साइड मतलब बेस मुझे पता है, और मुझे ऑपोजिट साइड निकालनी है, राइट। आई कैन फाइंड द परपेंडिकुलर। सो मैं इस ट्राइंगल में फर्स्ट आई विल स्पेसिफाई विच ट्राइंगल आई एम कंसिडरिंग। सो इन ट्राइंगल ए, एक काम करो इसको मैं ई से डिनोट कर देता हूँ। तो ए सी ई, इन ट्राइंगल ए सी ई, व्हाट डू आई से इन ट्राइंगल ए सी ई, tan of 45, tan of this angle is opposite upon adjacent. Are you getting? एक काम करता हूँ मैं इसको x बोल देता हूँ, मान लो कि ये x है, लेट्स से कि ये x है, ठीक है। सो tan 45 क्या हो जाएगा, opposite upon adjacent। तो मैं लिखता हूँ tan 45 डिग्रीज इज इक्वल टू opposite upon adjacent, यानी कि x अपॉन 75। होपफुली यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan 45 का वैल्यू है सबको पता होना चाहिए। tan 45 क्या होता है, tan 45 होता है 1। सो 1 इज इक्वल टू x अपॉन 75, ठीक है। तो हमें इससे क्या हो गया डायरेक्ट, डोंट यू थिंक हमें x की वैल्यू मिल गई। देयरफॉर x विल बी इक्वल टू हाउ मच, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 75 मिल गया। सो इजी, x की वैल्यू मिल गई हमें।
इतना आसान क्वेश्चन है। वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स। सही, ये जो है ये हमें एक्स मिल गया, ठीक है, तो हमें ये ढूंढना है एच, राइट। और ये अगर एच है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी एच होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ये एच है, राइट। तो अगर मुझे ये टोटल ए बी पता है और ये एक्स भी मुझे पता है, तो अगर मैं ए बी में से एक्स को माइनस कर दूँ तो क्या मुझे एच नहीं मिल जाएगा? आर यू ऑल गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओके ओके, सो क्या बोला मैं, ये हमें पता है ए बी विच इज़ 160 और ये हमें पता है ए ई, राइट। ये हमें अभी ढूंढना, कैलकुलेट किया, एक्स मिल चुका है हमें, तो मुझे ये चीज़ चाहिए एच, राइट। एंड दिस एच इज़ नथिंग बट दिस इज़ द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर, ये और ये इक्वल होगा। तो अगर मैं ये ढूंढ लिया तो ऑब्वियस सी बात है मुझे ये भी मिल गया, तो मैं क्या करूँगा? सो आई कैन से दैट एच इज़ इक्वल टू, मतलब ई बी इज़ इक्वल टू हाउ मच, 160 minus x, isn't it? Minus x. Therefore h is equal to 160 minus, अभी हमने x निकाला, x की वैल्यू क्या मिली हमें? 75, ठीक है। तो ये जो हमें मिला है, ये मिला है हमें 75, तो माइनस 75 कर दो। Therefore h is equal to how much? 160 में से 75 गया तो कितना बचा? Don't you think it's 85? तो 85 मीटर्स। बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो, आई थॉट थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बट इट्स वेरी इजी। सो यू कैन से दैट देयरफॉर हाइट ऑफ फर्स्ट टावर इज इक्वल टू हाउ मच? 85 मीटर्स। होपफुली समझ में आ गया सबको। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, सो यू कैन सी दैट अगर आपका फिगर प्रॉपर ड्रॉ है, इफ़ यू हैव ड्रॉन योर फिगर करेक्टली, तो फिर आप सारे क्वेश्चंस को बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? सो शैल वी गो अहेड? ओके, सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोलता है, ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। ओके, लेट्स सी ठीक ठाक है या नहीं है। अ मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस। ओके, अ मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम द लाइट हाउस टेक्स 2 minutes to change the angle of elevation of the top of the lighthouse from 60 to 45. तो what is the speed of the boat? ये पिक्चर क्लियर हो रहा है कि हो क्या रहा है इसमें? हो ये रहा है कि there is a lighthouse and there is a boat, ठीक है, and there is a man who is rowing in a boat and he is going away from the lighthouse, ठीक है। लाइट हाउस की हाइट भी दी हुई है 150 मीटर्स हाई। तो क्यों नहीं पहले हम फिगर बनाएं, बिकॉज ये तो मतलब 70% टेंशन तो फिगर का ही होता है। अगर फिगर ड्रॉ हो गया और उसके बाद अगर आपने कैलकुलेशन एरर नहीं की तो आपको आंसर मिल गया, भी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं आई एम ड्राइंग, लेट्स से कि ये जो है तुम्हारा वाटर सरफेस है, मान लो ये सी वाटर सरफेस है, ठीक है, और ये मान लो लाइट हाउस है। लेट्स से कि ये जो है आपका लाइट हाउस है, दिस इज़ योर लाइट हाउस। ओके, ये मान लो वाटर सरफेस है और ये लाइट हाउस है। इसको मैं ए बी से डिनोट कर देता हूँ लाइट हाउस को, ठीक है। और दिया हुआ है देयर इज़ अ मैन हु इज़ रोइंग अवे फ्रॉम द लाइट हाउस। ओके, कोई बोट पे है और वो लाइट हाउस से दूर की तरफ जा रहा है। मान लो कि वो पहले इस पोजीशन पे था, एक ये पर्टिकुलर पॉइंट है, मान लो सी है, लेट्स से सी, लेट्स से इनिशियली दैट पर्सन वाज in the boat was at point C and we know that he is rowing away from the lighthouse, यानी दूर जा रहा है, नज़दीक नहीं आ रहा है। कुछ कुछ क्वेश्चन में नज़दीक आते हुए भी देते हैं, बट इसमें क्या है, दूर जा रहा है, बट कॉन्सेप्ट सेम ही है। अगर आप ये समझ गए तो फिर वो भी समझ गए, ठीक है। ओके, सो दिस लाइट हाउस इज़ 150 मीटर्स हाई, यानी कि ये ए बी का लेंथ हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि मान लो ये पहले पॉइंट सी पे था बोट, और ये पर्सन जो है ये रो करते 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 मान लो पॉइंट डी पर आ गया, मान लो पॉइंट डी पर आ गया। इज इट क्लियर टिल नाउ? सो इट टेक्स 2 minutes टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम 60 to 45। ऑलरेडी मैं 10 बार डिस्कस कर चुका हूँ कि जब आप दूर जाते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो कम हो जाता है कंपेयर टू देन जब आप नज़दीक रहते हो। यानी कि व्हेन यू आर क्लोजर टू द लाइट हाउस, ये क्या है, ऑब्जर्वर है विच इज़ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ही इज़ क्लोजर टू द लाइट हाउस, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उसकी
ये एंगल जो है वो ज़्यादा होगी। दूर जैसे जैसे दूर जाते रहेगा तो उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन कम होती जाएगी। आर यू ऑल गेटिंग? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन दिस पर्सन वाज एट पॉइंट सी, ठीक है, तो इसकी कुछ ना कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन थी ना भाई। तो लेट्स से कि मैं ये उसका लाइन ऑफ साइट बना रहा हूँ। पहले ये हॉरिजॉन्टली ऐसे देख रहा था, लेकिन टॉप को देखने के लिए ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और अगर यहाँ से देखेगा उसी पॉइंट को, टॉप को, ए को, सो अगेन दिस बिकम्स द लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ लाइन ऑफ साइट को, दिस बिकम्स द लाइन ऑफ साइट। और फिर दिस वाज द हॉरिजॉन्टल विजन, उसके कंपैरिजन में इतने एंगल से एलिवेट हो गया, यानी कि दिस बिकम्स द एंगल ऑफ एलिवेशन। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से यहाँ जब गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 60 to 45। दैट मीन्स इनिशियली द एंगल ऑफ एलिवेशन वाज 60 डिग्रीज और अब जो है एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया वो 45 डिग्रीज हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? वन मोर इन्फॉर्मेशन इज गिवन, इट टेक्स 2 मिनट्स, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन को 60 से 45 होने में उसको जो टाइम लगता है वो हमें दिया हुआ है 2 मिनट्स। इज दिस क्लियर? अब ये 2 मिनट्स को आप सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हो चाहो तो, विच इज़ इक्वल टू 120 सेकेंड्स। होपफुली यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, तो क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बोट? व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बोट? तो भाई ये तो बहुत ही क्लियर सी बात है, आप लोगों ने जूनियर क्लासेस से ही स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम टॉपिक को पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्पीड अगर मुझे कोई भी चीज़ की कैलकुलेट करनी है तो मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए? टाइम पता होना चाहिए, बिकॉज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट, दैट वी नो। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं यहाँ जो मेन फार्मूला लास्ट में यूज़ होने वाला है वो क्या होने वाला है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन अ पर्टिकुलर टाइम हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड। इफ आई हैव टू फाइंड अ स्पीड, I should know what is the distance traveled in a particular time. यानी in a particular time I know that वो C से D पर गया है, isn't it? तो कहीं ना कहीं मुझे C से D तक का डिस्टेंस चाहिए। अगर मुझे बोट की स्पीड फाइंड करनी है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना टाइम लगा, वो तो ठीक है, लेकिन उतने टाइम में ही कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो इनडायरेक्टली मुझे सी डी लेंथ फाइंड करनी है। सी डी इज़ द डिस्टेंस and time is also given to us, okay, so speed हो जाएगा distance upon time। तो अब ये कैसे फाइंड करें? और तो कुछ भी क्वेश्चन में ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, ओके, बट बहुत कुछ दिया है, इतने में ही क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे होएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या है, ये ट्राइंगल कंसिडर करूँगा। सी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आई विल कंसिडर ट्राइंगल ए बी सी। सो आई विल राइट इन ट्राइंगल ए बी सी। देखो मेरा अप्रोच क्या है, व्हाट इज़ माई अप्रोच, कि पहले मैं ये पूरा डिस्टेंस फाइंड कर लूँगा, कौन सा? बी से लेकर डी तक, ठीक है, क्योंकि बी से डी तक इजीली मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, बिकॉज बी डी इज़ द साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। और फिर मैं क्या करूँगा, बी सी को कैलकुलेट करूँगा, ठीक है, विच इज़ द साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। तो अगर मुझे बी डी पता है, अगर मुझे बी सी पता है, तो मैं अगर बी डी में से बी सी को माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? सी डी मिल जाएगा। आर यू ऑल गेटिंग? ओके, सो पहले हम ट्राइंगल ए बी सी कंसिडर करते हैं। सो इन ट्राइंगल ए बी सी मैं क्या लगाऊंगा? टैन ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो मैं लगाता हूँ पहले tan ऑफ 60। सो tan 60 डिग्रीज इज इक्वल टू, ये मान लो मैं एक्स एज्यूम कर, चलो बी सी ही लिख दो। ऑपोजिट क्या है? 150 लिख दिया अपॉन बी सी। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, tan 60 का वैल्यू है सबको पता होनी चाहिए। व्हाट इज tan 60? tan 60 इज √3/2, और सॉरी √3। सो मैं लिखूँगा और √3 इज इक्वल टू 150 अपॉन बी सी। होपफुली यहाँ तक सबको क्लियर है। नाउ आई विल कंटिन्यू दिस साइड, लेट्स गो अहेड, इधर देखते हैं। तो अब मैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, सो आई विल गेट √3 बी सी इज इक्वल टू 150, ये मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो इससे मुझे बी सी मिल गया, देखो, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 150 अपॉन √3। इज इट क्लियर? आप चाहो तो इसको रैशनलाइज कर लो, √3 से ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दो और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमें क्या मिल जाएगा? ये देखो √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा। सो आई विल से दैट
बी सी इज इक्वल टू 150√3 अपॉन 3, राइट. देयरफॉर आई कैन से दैट, ये कैंसिल हो जाएगा 350. आई विल से दैट बी सी इज इक्वल टू 50√3, ठीक है. और ये क्या मिलेगा हमें, मीटर्स में मिलेगा, ठीक है. तो सी वी हैव गॉट बी सी टिल नाउ, बी सी तो मिल गया हमें, लेकिन अब हमें उसी तरीके से क्या फाइंड करना है, बी डी भी फाइंड करनी है. ओके, बी डी भी हमें फाइंड करना होगा. तो उसके लिए मुझे अब कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करना होगा, ट्राइंगल ए बी डी. सही, बी सी वी हैव गॉट, अब मुझे बी डी चाहिए, तो बी डी के लिए मुझे ट्राइंगल ए बी डी आई विल हैव टू कंसिडर. आर यू ऑल गेटिंग. तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं ट्राइंगल ए बी डी लेता हूँ. तो कैन आई कंटिन्यू फ्रॉम दिस साइड. ओके, लेट्स से मैं यहाँ से अब कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है. तो इन ट्राइंगल ए बी डी नाउ, ठीक है. इन ट्राइंगल ए बी डी आप लोग देख सकते हैं, ए बी डी ट्राइंगल में मुझे क्या दिया हुआ है, ये एंगल पता है, ठीक है. और ये एंगल के रेस्पेक्ट में मुझे अपोजिट साइड भी पता है, राइट. तो मैं इस ट्राइंगल में ये एंगल का अपोजिट साइड पता है और एडजेसेंट मुझे चाहिए, यानी कि बी से डी तक मुझे चाहिए. तो मैं क्या लगाऊंगा, tan 45 लगाऊंगा. सो tan 45 डिग्रीज इज इक्वल टू, अपोजिट क्या है 150, तो मैं लिख दूंगा 150. और एडजेसेंट क्या है, डायरेक्ट मैं बी डी लिख देता हूँ, ठीक है, अपॉन बी डी. यहाँ तक क्लियर है. tan 45 सबको पता है क्या होता है, 1 होता है, इज इक्वल टू 150 अपॉन बी डी. इज इट क्लियर टिल नाउ. देयरफॉर बी डी मुझे मिल गया, बी डी कितना मिला, बी डी इज इक्वल टू 150 मीटर्स. तो देखो मुझे बी डी मिल गया, आई हैव गॉट बी डी, यानी यहाँ से यहाँ तक मिल गया, और मुझे बी सी भी मिल चुका है, ठीक है. सो आई वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग कि ये बी सी डी कितना है. अगर ये डिस्टेंस मिल गया तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दूंगा तो मुझे स्पीड मिल जाएगा. सो सी डी विल बी नथिंग बट बी डी माइनस बी सी. सी डी इज नथिंग बट बी डी माइनस बी सी. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सी डी इज इक्वल टू बी डी, सी डी विल बी बी डी माइनस बी सी, ठीक है. तो सी डी मुझे कितना मिलेगा, सी डी इज इक्वल टू बी डी इज़ 150 माइनस, और बी सी कितना मिला हमें 50√3. तो मैं लिख दूंगा 50√3. थोड़ा सा चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो. सी डी इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या 50 कॉमन ले लिया मैंने, राइट. सो 3 माइनस √3. ओके, अब तुम चाहो तो इसको यहीं पे सिंप्लीफाई करो, और नहीं तो डायरेक्ट हम लास्ट स्टेप में भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर कर लो. सी डी इज इक्वल टू 53 माइनस 1.73, 2 भी ले लो, ठीक है. सो सी डी विल बी हाउ मच. अगर देखो इसको मैं रफ में कैलकुलेट करता हूँ, आप भी ज़रा कैलकुलेट कर लो. ये देखो पहले 3 से माइनस कर लेना इसको, ठीक है, और उसके बाद फिर आप 50 से मल्टीप्लाई करो. सो करके देखो कितना आता है. तो सी डी विल बी 50 इंटू 1.268, ठीक है. सो सी डी मुझे कितना मिल गया, सी डी मुझे मिल गया 50 इंटू 1.268. इसको भी मल्टीप्लाई करो, इंटू 50 विल गिव मी 63.4. तो देखो मुझे सी डी की वैल्यू मिल रही है 63.4. तो मुझे मिल गया 63.4 और ये मिल गया मीटर्स, ठीक है. तो देखो मुझे सी डी ढूंढने में इंटरेस्ट था भैया, तो सी डी मुझे मिल गया, सी डी, सी आई हैव गॉट सी डी. यही तो डिस्टेंस चाहिए था मुझे, ठीक है, ये डिस्टेंस चाहिए था सी डी, तो ये मिल गया. अब मैं क्या करूँगा, स्पीड ऑफ द बोट के लिए क्या करूँगा, ये डिस्टेंस ऑलरेडी पता है मुझे, और इसको मैं टाइम से डिवाइड कर दूँगा, बिकॉज आई नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो आप निकाल लो. सो स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू डिस्टेंस, दैट इज 63.4 अपॉन टाइम कितना है 120. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी टिल नाउ. अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो याद रखो कि ये जो आपको आंसर आएगा, क्योंकि हमने डिस्टेंस को मीटर्स में लिया और टाइम को सेकंड्स में लिया, तो इसको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर जो आएगा वो मीटर्स पर सेकंड में आएगा. तो भाई अब ये तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई रास्ता नहीं है, ठीक है. तो 63.4 को आप अगर 120 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.528. सो योर आंसर विल बी, तो मेरा स्पीड कितना मिल गया 0. सो स्पीड इज इक्वल टू 0.528, बट डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट मीटर्स पर सेकेंड, नहीं तो क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है.
सो ये हो गया। तो इसमें क्या है, हाइट्स एंड डिस्टेंस में अलग अलग वेरिएशन के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको क्या करनी है, यू हैव टू ड्रॉ द फिगर प्रॉपर्ली। आपको फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए अच्छे से। होपफुली सबको समझ में आ गया। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ओके पीपल, सो आई होप कि आप लोगों को जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ तो हेल्प मिलता होगा ज़रूर, ठीक है। सो एट लास्ट आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड लाइक बटन भी ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। और हाँ, अपने दोस्तों को ये लिंक शेयर करना प्लीज़ ना भूलें। ओके, चलो ठीक है, तो अब मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर।